नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 24 जून 2021 गुरुवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व तथा उनके सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य इस विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से समाज के अंदर समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ है, उसके विकास क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में शिक्षा का क्या स्वरूप था और उस समय समावेशी शिक्षा का क्या अस्तित्व था। यदि हम देखें तो उस समय शिक्षा का अस्तित्व नगण्य था, तो किस प्रकार से समावेशी शिक्षा का समय के साथ साथ विकास हुआ, उसकी विकास यात्रा को विभिन्न कालखंडों के माध्यम से हम आज की इस क्लास के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक सामान्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था, यानी कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभेद नहीं पाया जाता था, यानी कि हर वर्ग के छात्रों के लिए और उसमें भी उस समय उच्च वर्ग के छात्रों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उसमें बालकों के अंदर उनकी रुचि, मनोवृत्ति, उनकी क्षमता आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाता था, परंतु जो प्रतिभाशाली छात्र थे या किसी भी विधा में पारंगत होते थे, मात्र वे ही शिक्षा के योग्य माने जाते थे। यानी कि उस समय शिक्षा का यह स्वरूप था कि हर वर्ग एवं हर बालक को शिक्षा देना अनिवार्य नहीं था। जो बालक शिक्षा के लिए इंटरेस्टेड होते थे, साथ ही वो प्रतिभाशाली होते थे, उन्हीं वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, योग्य माने जाते थे, तथा अन्य छात्रों को अयोग्य समझा जाता था। बाकी के जो छात्र होते थे उनको शिक्षा के अयोग्य समझा जाता था। उनकी कमी या अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जाता था, और ये भी नहीं देखा जाता था कि ये बालक जब शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अक्षमताएं हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मनन एवं विश्लेषण उस समय नहीं किया जाता था। धीरे धीरे छात्रों का विश्लेषण प्रयासों के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आया और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले इन बालकों की पहचान की जाने लगी। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेज हुआ, बदलाव आया, वैसे वैसे इन अक्षमता वाले बालकों की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा और उन बालकों की पहचान की जाने लगी तथा इनको सामान्य शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया। इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधानों को संविधान में भी वर्णित किया गया। हमारे भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत की सरकार ने सभी बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने के प्रयास किया और शिक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान की धाराओं के अंतर्गत भी जोड़ने का प्रयास किया, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा की इस धारा से अछूता न रहे। इस प्रकार ऐतिहासिक शिक्षा व्यवस्था में एक आवश्यक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को भी समय के साथ बल मिला। विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए इसको मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसका कि हम क्रमानुसार अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। इसके अंदर पहला हम देखेंगे प्राचीन अवस्था, यानी कि प्राचीन समय में शिक्षा की क्या अवस्था थी, एशियंट स्टेज। प्राचीन काल में शिक्षा, समावेशी शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रचलित था। विविध प्रकार के व्यक्तियों अथवा छात्रों को कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है, यह उसकी जाति एवं वर्ण द्वारा निश्चित की जाती है, यानी कि किस वर्ग के व्यक्तियों को किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी, ये शिक्षा का जो स्वरूप का निर्धारण किया जाता था वो जाति और धर्म को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। जैसे कि क्षत्रिय वर्ग के बालक हैं
तो क्षत्रिय वर्ग के बालकों जो व्यक्ति होते थे या बालक होते थे उनको धनुर्विद्या या रण कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। युद्धाभ्यास से संबंधित शिक्षा उन बालकों को दी जाती थी, क्योंकि उनका कार्य था समाज की रक्षा करना। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना चाहता था तो वो उसको ये शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। चाहे वो योग्य है और शिक्षा प्राप्त भी करना चाहता था, लेकिन उसको वर्ण के आधार पर धनुर्विद्या से संबंधित या रण कौशल से संबंधित शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों में हथियार चलाने की योग्यता नहीं पाई जाती तथा उसमें इस विद्या को सीखने के गुण भी नहीं होते थे। मात्र इस आधार पर उस बालक को इस प्रकार की शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। साथ ही इस प्रकार प्राचीन काल में जाति एवं वर्ण के आधार पर विशिष्ट शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग के बालक हैं तो उनको वेदों एवं संस्कृत के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था। प्राचीन काल की विशिष्ट शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों से संबंधित जाति आधार को आधार मानकर प्रदान की जाती थी, यानी कि किस जाति और वर्ण के व्यक्तियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उसमें जाति आधार पर विभाजन था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय प्राचीन समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वंचित, शोषित एवं अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षा का समुचित रूप से कोई प्रावधान या कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। केवल उनको यह मान लिया जाता था कि ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। दूसरा दोस्तों, दूसरी जो एज आती है मध्य अवस्था, जिसको कि मिडिल स्टेज कहते हैं, परिवर्तित समाज, क्योंकि समय के साथ साथ समाज के अंदर परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे समाज के अंदर परिवर्तित समाज, यह एक प्रकृति का नियम है, समय के साथ साथ बदलाव जरूर होता है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। विशिष्ट वर्ण व्यवस्था तथा जाति सीमाओं से निकलकर सभी वर्ग के लिए सुलभ होने लगी। धीरे धीरे जो शिक्षा थी वो वर्ण और जाति के बंधन से मुक्त होकर के धीरे धीरे सभी वर्गों के लिए यह सुलभ होने लगी। धीरे धीरे सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे। जनता के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना सरकार का प्रमुख दायित्व माना जाने लगा, क्योंकि पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, तो उस समय आम जनता की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सरकार का ये परम दायित्व एवं कर्तव्य माना गया कि वो सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे। तो सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना होने लगी, जिससे किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। ऐसे विद्यालयों के अंदर हर धर्म और जाति के व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस काल में विशिष्ट शिक्षा व्यक्ति के गुण एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, यानी कि जिनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती थी ऐसे बालकों के गुण और योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, न कि किसी जाति बंधन के आधार पर। यह नहीं कि ये ब्राह्मण है तो वेद और विद्या अध्ययन का कार्य करेगा, क्षत्रिय है तो रक्षा से संबंधित धनुर्विद्या कार्य करेगा। इस समय इस प्रकार का बदलाव मध्य अवस्था के अंदर पूर्ण रूप से आ चुका था और हर वर्ग के अंदर शिक्षा के द्वार खुलने लगे। अगली अवस्था आती है आधुनिक अवस्था, जिसको कि मॉडर्न स्टेज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आज के इस युग के अंदर हम देखते हैं तो शिक्षा के अंदर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई बंधन नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर उसका इंटरेस्ट है उस प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का बंधन या बाधा नहीं है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यापकता का समावेश हो गया है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का सार्वजनिकरण, और इसमें प्रमुख कारण ये भी है कि सरकार ने शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया है और राइट टू एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लागू हो गया। सरकार द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी रूप में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। आज के सरकार का ये धैर्य है कि हर बालक को अनिवार्य रूप से उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की स्थिति निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर 1, प्राथमिक विद्यालय द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना तथा उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था
करना। नंबर 2, प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं से प्रथम पाठ्यक्रम तैयार करना, ताकि ऐसे प्रतिभा वाले जीनियस जो स्टूडेंट है वो कुछ हट करके पढ़ सके, तो उनको ये नहीं लगे कि जो शिक्षण सामग्री हमें प्रदान की जा रही है वो पहले से आती है, अपने आप को बोरिंग महसूस नहीं करे, तो उनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्माण के ऊपर भी बल दिया गया। तीसरा है शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना, जिससे उनका अधिगम स्तर उच्च हो सके। उनकी सुविधा के लिए ऐसे अक्षम बालक है, चाहे वो अंधे हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो ऐसे बालकों के लिए अलग से इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि वो आसानी से उसको अधिगम कर सके और अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके। अगला है छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा रैंप बनवाना, जिससे कि विकलांग छात्र विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सके। ऐसे अक्षम बालकों के लिए विद्यालय में पूर्ण सुविधा युक्त रैंप बनाया जाए ताकि उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। अगला है शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था करना, जिससे उनको उचित प्रकार की विशेष शिक्षा प्राप्त हो सके। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान भी वर्तमान समय में गवर्नमेंट कर रही है। अगला है सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा रहा है। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे उनमें वो भाग ले सके। अगला बिंदु है शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को विद्यालय में आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से कर सके। ऐसे बालकों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था भी विद्यालय के अंदर होती है। अगला बिंदु है विकलांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया है, जिससे कि उनको समाज में पूर्ण सम्मानजनक स्थान मिल सके। अगला है सरकार द्वारा समावेशी बालकों की शिक्षा के संदर्भ में अनुसंधान प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों की खोज हो सके तथा विधियों का प्रयोग समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। तो इन प्रयासों के द्वारा समावेशी शिक्षा का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो दोस्तों, उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी शिक्षा वैदिक काल से भारतीय समाज में उपस्थित थी, परंतु इसको परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप वर्तमान समय में प्रदान किया गया है। प्राचीन समय में ये नाम मात्र की थी, लेकिन इसको वर्तमान समय में पूर्णतः परिमार्जित एवं परिष्कृत कर दिया गया है, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षण संपूर्ण शिक्षा चक्रीय प्रक्रिया के अंदर मेन कोई ध्रुव है तो वो बालक है। पहले अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी तथा बालक को केंद्र मानकर ही समस्त शैक्षिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से समावेशी शिक्षा का विकास वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि बालकों में पाई जाने वाली प्रतिभाओं एवं अक्षमताओं की स्थिति में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। तो सामान्यतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के सार्वजनिकरण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता एवं समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार किए जा रही है। हमारी गवर्नमेंट शिक्षा का किस प्रकार से विकास हो इसके लिए सतत कार्य कर रही है। इसमें वैधानिक स्तर से सरकार द्वारा प्रयास किए जाते रहें एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रयासों को साकार रूप दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की स्थापना अधिनियम 1992 के अनुसार की गई। अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग से अधिनियम 1995 पारित किया गया तथा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 भी पारित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अक्षम व्यक्तियों तथा वर्ग जेंडर की शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया गया। वर्तमान संविधान के 93वें जो संशोधन किया गया संविधान के अंदर, उसमें भी यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। उनको शिक्षा से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं कर सके। साथ ही अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि ऐसे बालकों को शिक्षा से वंचित न करे। इसमें अक्षम बालकों को भी सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 में समावेशी शिक्षा वाले विद्यालयों इंक्लूसिव स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव भी किया गया, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सुविधा हो सके। इससे यह ध्यान रखा गया कि सभी छात्रों को जो विशेष आवश्यकता एवं शिक्षा से वंचित बालकों की शिक्षा की मुख्य धारा में
जोड़ा जाए। इससे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को भी सम्मिलित करते हुए एक सारगर्भित व्यवस्था का वर्णन किया गया, जिसके आधार पर प्रारंभ से 21 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा से संबंध करते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और समावेशी शिक्षा की समस्याओं का, छात्रों की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। इस प्रकार का प्रयास समय समय पर हमारे चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा की जा रही है और शिक्षा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के बालकों के लिए उपलब्ध हो, इस प्रकार की सोच है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत विभिन्न आयु अवस्था के अंदर किस प्रकार से समावेशी शिक्षा का विकास हुआ, उसकी विकास यात्रा को हमने पढ़ा और समावेशी शिक्षा के कंसेप्ट को भी हमने समझने का प्रयास किया। अगले क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो आगे का कंटेंट हम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।